Dear student, today we have learned about double entry system. Every transaction involving money or money worth has a two-fold aspects. तो एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी, इसके लिए बात हम लोगों ने पहले भी समझी थी। एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात कही गई थी। मनी मेजरमेंट का मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो किस टर्म्स में होने चाहिए, मनी के मेजरमेंट में होने चाहिए, तभी फर्म की बुक में रिकॉर्ड होगा। साथ में यहाँ क्या दे रहा है कि वर्थ हैज़ ए टू फोल्ड आस्पेक्ट्स। टू फोल्ड आस्पेक्ट्स का मतलब जो हम लोग जनरल एंट्री पास करते समय देखते थे कि सबसे पहले हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन से टू साइड्स फाइंड आउट करने थे। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उस बिजनेस ट्रांजेक्शन से जनरल एंट्री पास करते हैं, और वो जनरल एंट्री पास करने से पहले हमें टू साइड्स फाइंड आउट करना है। जो टू साइड्स में से वन साइड एज ए डेबिट एंड अनदर साइड एज ए क्रेडिट। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी, यानी कि मनी के टर्म्स में होनी चाहिए। वर्थ हैज़ ए टू फोल्ड आस्पेक्ट, और उसमें दो आस्पेक्ट होना चाहिए, यानी कि यही है हमारा जो टू आस्पेक्ट्स है, टू साइड्स फाइंड आउट करना। इसी के बिहाफ पे हम जनरल एंट्री पास करते हैं, जिसमें से एक को डेबिट और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यही हमारा क्या है, एक तरह से डबल एंट्री सिस्टम। नाउ द रिसीविंग ऑफ ए वैल्यू on the one hand and the giving of the some value of the other hand. This two-fold nature is all transaction must be recorded in the books, and this give rise to the terms double entry या bookkeeping. Now double entry system means according to this system there are two accounts involved in every business transaction. One of them is debited and the other is credited. तो डबल एंट्री सिस्टम में अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर टू ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन. वन ऑफ देम इज डेबिटेड and the other is credited. It's called double entry system. Meaning of double entry system: according to this system, every business transaction affects at least two accounts in opposite direction. For example, if the furniture is purchased in the business, furniture is increased, whereas the cash is decreased. तो ये क्या दिख रहा है कि ये हमें पहले से पता है कि डबल एंट्री सिस्टम में एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट्स, वन अकाउंट एज ए डेबिट एंड अनदर अकाउंट एज ए क्रेडिट। अब उसी को ये बता रहा है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है एटलीस्ट टू अकाउंट होंगे, और दोनों क्या होंगे, एक अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यानी कि बिजनेस कर रहे हैं तो गिव एंड टेक का रिलेशन होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेस कर रहे हैं बिजनेस में, तो फर्नीचर की वैल्यू बिजनेस में इंक्रीज़ हो रही है, और बिजनेस से क्या जा रहा है, व्हाट इज गोज आउट एज ए कैश, तो कैश वैल्यू डिक्रीज. देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस which affects only one account or which has only one aspect. तो ये बताने का मतलब है कि अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, केवल वन साइडेड ही इफेक्ट शो करेगा, अनदर साइड कोई भी पार्टीज या कोई आउटसाइडर इफेक्ट नहीं करेगा. एज सच बोथ ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम.
डियर स्टूडेंट, फिर वापस आ रहे हैं। ये चीज़ बताया गया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन से सबसे पहले क्या करना होता है, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पास करने के लिए हमें क्या चाहिए, टू साइड्स। ये टू साइड्स जो फाइंड आउट करते हैं उसी के बिहाफ पे जो हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, यानी कि एक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और अनदर अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। यही क्या है, हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। तो इस डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पे जो भी जनरल एंट्री पास कर रहे हैं उसके लिए कुछ ऑलरेडी हम लोगों ने ये समझ चुका है जनरल चैप्टर में कि किस तरीके से अकाउंट को आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरीके से जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। लेकिन आज उसके बारे में और डिटेल हम आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की बात कर रहा है। तो इसमें टू टाइप ऑफ अकाउंट, फर्स्ट एज ए पर्सनल अकाउंट and second impersonal account। क्लियर। जब भी अगर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की बात करें यानी कि टाइप ऑफ अकाउंट, तो टू टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ अकाउंट एज ए रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट, जनरल एंट्री पास करते समय हम ऑलरेडी पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत आपको क्लियर बताई जा रही है कि जब भी टाइप ऑफ अकाउंट की बात करेगा तो टू टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर अकाउंटिंग रूल की बात की जाए तो थ्री अकाउंटिंग रूल, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में कहा गया है कि इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि इफ़ ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स एनी पर्सनल अकाउंट, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, इफ़ ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स एनी person's name, firm, कंपनी और बैंक। तो अगर ट्रांजैक्शन में कोई भी पर्सन का नेम हो, किसी फर्म का नेम हो, किसी कंपनी का नेम हो और किसी बैंक का नेम, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब इसी पर्सनल अकाउंट को फिर हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट क्लासिफाई करते समय पता चला थ्री टाइप, नेचुरल, पर्सनल अकाउंट एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में अच्छी तरह पता है कि इफ़ ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स एनी पर्सन, फर्म, कंपनी और बैंक, तो वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। और पर्सनल अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है तो थ्री टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट दिख रहा है। एक क्या है, नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे बात करें, अगर किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है यानी कि राम मोहन है, सोहन है, एक्स वाई, एनी पर्सनस नेम, चाहे पर्सन इंक्लूड एज ए नेचुरल पर्सन। फर्म, कंपनी और बैंक की बात करता है तो इनका भी अपना नेम होता है। ये क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन।
एंड एक दे रहा है आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये रिप्रेजेंटेटिव जैसे हम लोगों ने जनरल चैप्टर में समझा था, एक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड इनकम। तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बुक की लैंग्वेज पे आ रहे हैं। पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट विच रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ रामचंद्र, किशोर चंद्र, अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से ये जो नेम दे रखे हैं इसमें क्लियर है कि पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन, फर्म का नेम, किसी कंपनी का नेम या किसी बैंक का नेम है तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। रूल है उसके लिए जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रखा है जनरल चैप्टर में, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट, तो 3 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो नेचुरल पर्सन में क्या बताया गया कि नेचुरल पर्सन मीन्स द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। द अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन में क्या बताया गया? द अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, सीमा यानी कि पर्सन इंक्लूड है। आर्टिफिशियल पर्सन में किसी फर्म, कंपनी या बैंक का नेम हो। दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग, यानी कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं उस तरह का हाथ पैर होना, उस तरह का चीज़ें आर्टिफिशियल पर्सन में नहीं होता है। बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल एनी फर्म अकाउंट, एनी लिमिटेड कंपनी, institution account and any bank account, they are treated as artificial person for the recording of business transaction. And third, representative personal account. When an account represents a particular person or group of person, it is termed as representative personal account. For example, if the salary for the month of December are not paid of the employee, the amount payable these ex-employee will be added and but under one common title, salary outstanding account। तो ये बताया गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड इनकम। तो ये सब चीज़ें क्या है? एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस नेचर है, लेकिन एक्सपेंसेस नेचर में पर्सन के नेम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग बताया गया एक ग्रुप ऑफ, यहाँ जो कि लैंग्वेज बता रहा है क्या है कि पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये बात बताई गई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के लिए। तो 3 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन, artificial person and representative personal account। And next, real account, the real account of all those things whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business are termed as real account, such as cash, furniture, machinery, building, goodwill। तो एक रियल अकाउंट के बारे में जब हम लोगों ने जनरल एंट्री में पढ़ा था तो बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज हमने यूज़ किया था। रियल चीज़ें जिसको आप देख छू सकते हो वो सारी चीज़ें क्या हैं? रियल। लेकिन यहाँ पे जो भी हमारे सामने एग्जांपल है उसमें क्या है? कैश रियल चीज़ें हैं, देख छू सकते हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। लेकिन एक यहाँ दिख रहा है गुडविल। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स को में डिफाइन किया गया है जिसको हम देख छू नहीं सकते। तो अब रियल अकाउंट के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। ये एक सिर्फ समझाने के लिए था कि जिसे हम देख छू सकते हैं। रियल चीज़ें क्या है? बिज़नेस के लिए एज ए एसेट्स की तरह से ट्रीट होता है, जो बिज़नेस की प्रॉपर्टी होती है जिसको सेल करके अमाउंट रियलाइज़ कर सकते हैं। और आगे बढ़ें तो टाइप
और क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को क्या बताया गया, एक टू कैटेगरीज इन रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल का मतलब तो जिसे हम देख छू सकते हैं वो सब हमारे लिए है, यानी कि टेंजिबल रियल अकाउंट आर द अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी टच्ड, फेल्ट, measured, purchased, sold, etc. Example of such accounts are cash account, stock account, furniture account, land account, building account. It should be noted that bank account is not a real account, but it is an artificial personal account. तो बैंक क्या है, इसको हम एज ए एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम साफ साफ बता रहे हैं कि वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों? क्योंकि हर बैंक का अपना नेम होता है, उसकी खुद की आइडेंटिफिकेशन होती है, तो वो क्या है, वो पर्सनल अकाउंट है, सिंस इट रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, दोज अकाउंट ठीक रिप्रेजेंट सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड, but of course their value can be measured in terms of money। तो उसको मनी के टर्म में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक क्या दे रखा है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अकाउंट एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट लैंग्वेज है। तो ये इनटेंजिबल एसेट्स को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने के लिए सिर्फ किस टॉपिक को ले रहे हैं, कॉपीराइट्स को। तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि जो बुक हमारे सामने है, अगर उस बुक की बात करें तो उसके पब्लिशर अलग होंगे और राइटर अलग होंगे। जो राइटर है उसका काम क्या है, बुक को राइट करना, और पब्लिशर का क्या काम है, जो कंपनियां होती हैं जो बुक पब्लिश करती हैं उनका काम क्या है, उन राइटर के साथ एक एग्रीमेंट में आते हैं जिसमें वो इस बात के लिए एग्रीमेंट करते हैं कि इस बुक को पब्लिश करने का राइट सिर्फ एक पब्लिशर के हैंड में ट्रांसफ़र होता है। तो ये क्या है, कॉपीराइट। यानी कि राइटर ने परमिशन दे दिया किसको, पब्लिशर को, कि उनके अलावा और कोई इस बुक को पब्लिश नहीं कर सकता। तो ये एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में जो भी उनके बीच कंसिडरेशन की बात होती है वो कंसिडरेशन राइटर और पब्लिशर के बीच पे होता है। तो एक तरह से वो क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। क्लियर ये? नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हमने समझा था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन। अगर कोई सी बिजनेस ट्रांजेक्शन में उस ट्रांजेक्शन का नेचर अगर एज ए एक्सपेंसेस या इनकम की तरह ट्रीट हो रहा है तो वो क्या है, एज ए नॉमिनल अकाउंट। दीज अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। The example of nominal account related to expenses are salary paid, rent paid, discount allowed और bad debts etc. तो इसमें जो नॉमिनल अकाउंट है इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है और इसका जो रूल है ऑलरेडी हम लोगों ने समझ चुका है।